नमस्कार, आदाब। मैं शरिया से स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। नीतीश आने पर नाराज हुए डिप्टी सीएम अजित पवार को मिला बीजेपी के मंत्री का साथ। सुवेंदु अधिकारी के बयान पर टीएमसी विधायक ने दी धमकी, कहा मुस्लिम विधायकों पर उठाए के हाथ तोड़ देंगे। होली विवादों के बीच संजय राउत ने बोला हमला का गद्दारों का कोई राजधर्म नहीं। ना हुड्डा उतरे ना शैलजा, गुटबाजी जस की तज। हरियाणा में कांग्रेस के सफाई से पार्टी कब लेगी सभा। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आपने किया प्रदर्शन, होली पर मुफ्त सिलेंडर के वादे की दिलाई याद। बीजेपी विधायक केतकी सिंह के बयान पर बोले आरएलडी के जयंत चौधरी, कहा मोहतरमा को इलाज की जरूरत। यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर तैयार, रूस ने अमेरिका के सामने रख दी शर्त, क्या पुरानी डिमांड ही मनवाएंगे पुतिन। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के त्रिभाषा नीति में हिंदी थोपने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता वी हनुमंतराव ने आज कहा है कि सभी दलों को इन मामलों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुद्दे पर स्टालिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका सभी को समर्थन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि वो कहते रहे कि हिंदी थोपना और परिसीमन सिर्फ उत्तर भारत की सेवा के लिए है और दक्षिण भारत के लिए अनुचित है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर मिस्टर स्टालिन वो पहले से ही बोल रहा कि हिंदी के नाम पे प्रचार करते हुए और डिलिमिटेशन लगाने का मतलब है कि नॉर्थ इंडिया को फायदा पहुंचाने के वास्ते कर रहा और साउथ को पूरा इग्नोर करने के वास्ते ये डिलिमिटेशन लगाया। ये डिलिमिटेशन और उसके साथ हिंदी थोपने का काम, इसके ऊपर ऑल पार्टी एक होना चाहिए और इसके ऊपर चर्चा करने के वास्ते वो काफी सभी लोगों को बुला रहा। मैं चाहता हूं कि ये डिलिमिटेशन से साउथ को अन्याय होगा। वैसा ही कांग्रेस पार्टी भी तेलंगाना में डिलिमिटेशन को अपोज कर रहे। डिलिमिटेशन से हमारे जो एमएलए सीट से एमपी सीट से कम होगा। इसके ऊपर सभी लोग हर पार्टी मिलके इसको अपोज करना। ये सैफरान का डिलिमिटेशन है, ये सैफरान पार्टी का काम है। अपोजिशन स्पेशली साउथ को अन्याय करने के वास्ते काम कर रहे हैं। इसके ऊपर सभी पार्टी एक होने के वास्ते वो कोशिश कर रहा है। इसमें तेलंगाना में भी डिलिमिटेशन के ऊपर अपोज कर रहे, इसके ऊपर भी लेटर लिखे। इसके ऊपर चर्चा चलना चाहिए ताकि साउथ को अन्याय से बचाना है और वो नॉर्थ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर सभी लोग अपोज करने के वास्ते स्टालिन एक अच्छा काम कर रहा है, इसको सभी सपोर्ट करना चाहिए। देवेंद्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे के हलाल मांस और मल्हार सर्टिफिकेशन को लेकर दिए गए बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। नीतीश राणे के बयान को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं अब अजित पवार को दूसरे मंत्री का भी समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने एनसीपी प्रमुख का सपोर्ट किया है। पाटिल ने कहा है कि मैं अजित पवार का समर्थन करता हूं। अगर कोई महापुरुष या देवता पर टिप्पणी करे इसका समर्थन नहीं कर सकते। जो लोग पब्लिसिटी के लिए ऐसे बयान देते हैं उन्हें बयान देने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए। मैं अजित पवार का समर्थन करता हूँ कि जो हमारे जो महापुरुष हैं, देव देवता हैं, कोई आके इसकी जैसी टिप्पणी करती रहेगी, टिप्पणी करे तो बिल्कुल यानी तो उसको कोई समर्थन नहीं कर सकता। महापुरुषों या मैं समझता हूँ जो हमारे देव उनकी जो गरिमा है, उनकी जो पवित्रता है, हमें सबने रखना चाहिए। तो अजित पवार ने जो कहा बिल्कुल सही है। ये जो कमेंट्स हमारे लोग जो करते हैं या पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते हैं, उसमें उनकी भी गरिमा कम हो जाती है। उनको ये लोगों ने कोई वक्तव्य करने के पहले सोचना चाहिए। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। एक साल पहले से ही सियासी पारा हाई है। ममता बनर्जी पर भाजपा हमलावर है। इस बार टीएमसी और भाजपा में सीधी जंग की उम्मीद है। इस बीच सुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी हलचल तेज हो गई है।
भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाएगा। इस पर टीएमसी को पलटवार करने का मौका मिला। टीएमसी ने एक कदम आगे बढ़कर शुभेंदु अधिकारी का हाथ तोड़ने की धमकी दे दी है। फेंक देंगे रास्ता में, क्या कहना है? वो तो 2 दिन पहले में ही बताया, वो 2 दिन पहले में ही बताया। जो मुस्लिम एमएलए लोग को वो इतना हिम्मत है ही नहीं, अभी फेंकने के लिए बताई नहीं। वो बोला 2026 में वो जीत के आएगी, सत्ता में आएगी तो उसी टाइम करेगी। तो इतना हिम्मत उनका पास है तो अभी करके दिखे ही ना, जो अब कैसा बाहर फेंक देते हैं। तो मैं तो जवाब दिया, जो जे हाथ से वो चंगला करके बाहर फेंकेगी वो हाथ तोड़ देगी। मैं तो काली बोल दिया। देखिए, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनका सत्ताधारी दल को विरोध करना उनका हक है, लेकिन व्यक्तिगत भावे मेरा इस्लाम को जाति को ऐसा अटैक करने का ठीक नहीं है। वो जितना अटैक करेंगे मैं भी उनका काउंटर करेंगे। जो होगा होगा, वो लिए मैं कोई परवाह नहीं करती। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए धर्म स्थलों को ढकना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजपूत ने कहा कि शासन प्रशासन को निष्पक्षता से काम करना चाहिए, लेकिन इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना गलत है। शासन और प्रशासन शांति व्यवस्था के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए और रंग निर्बाध रूप से खेला जाता रहे, इसके लिए पहले से भी तमाम धर्म स्थलों को ढका जाता रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इस धर्म स्थलों को ढकने के नाम पर सांप्रदायिकता का जहर बोने वाले जो पुलिस के अधिकारी हैं, इस धर्म क्या नाम ये कानून व्यवस्था के नाम पर लोगों को दबाने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के थेथर प्रवक्ता हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाने के लिए तो शासन प्रशासन को निरपेक्षता से जो भी करना पड़े वो अच्छी बात है। किसी भी पक्ष के साथ पूरी बात करके, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के साथ पूरी बात करके उसको ढका जा रहा है तो ये ठीक बात है, लेकिन इसका जो राजनीतिक लाभ लेने की बात की जा रही है ये गलत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से कभी पुराण वेद का कोई मतलब नहीं रहा है। वेद और पुराण में संभल सहित पूरे हिंदुस्तान का, आर्यावर्त का, भारत खंड का, जम्बू द्वीप का वर्णन है। उसमें कौन सी दिक्कत है? यहाँ पर ये कह करके भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिर साबित क्या करना चाहते? किसने कहा संभल का इतिहास पुराना नहीं है? इतिहास पुराना है, लेकिन संभल के इतिहास के नाम पर उसको विकृत करके उसको राजनीतिक लाभ लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देश में इस समय होली की धूमधाम मची हुई है। इस बीच होली की खास बात यह है कि होली और जुमा एक ही दिन आ रहे हैं। इस मुद्दे पर अब सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। होली और जुमे की नमाज को लेकर छिड़े विवाद पर संजय राउत ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संजय राउत ने कहा है कि हजारों सालों से होली खेली जा रही है और हमारे मुसलमान भाई भी इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन पिछले 7-8 साल से देश में जो चल रहा है उसने माहौल बिगाड़ दिया है। होली सबका है, हम सभी जाति धर्म के लोग एक साथ होली खेलते आए हुए हैं। हमने कभी इसमें भेदभाव नहीं किया। जो चल रहा है वो सीधे सीधे कुछ लोगों की साजिश है कि दंगे हो जाएं, माहौल बिगड़ जाए, तनाव पैदा हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए और वो अपनी राजनीति करते रहें। देखिए, होली इस देश में सालों साल से हो रही है, हजारों सालों से होली हो रही है और हमारे मुसलमान भाई भी होली में शामिल होते हैं। लेकिन ये 7-8 साल में इस देश में जो चल रहा है, किसी भी त्योहार में होली सबका है। होली में हम सब जाति धर्म के लोग एक साथ होली खेलते आए हैं। हमने कभी उसमें भेदभाव नहीं किया। लेकिन जो चल रहा है अब, वो सीधे सीधे कुछ लोगों की साजिश है कि माहौल बिगड़ा जाए, दंगे हो जाए, तनाव पैदा हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए और अपनी राजनीति जो है वो करते रहे। और क्या है? लेकिन नीतीश राणे का भी बयान आया। अरे कौन नीतीश राणे? छोड़ दीजिए। अजीत पवार का कहना है कि देखिए
बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, वो देश से प्यार करते हैं, उन्होंने क्यों ऐसा बयान दिया, इसके पीछे सबसे पहले ये जो राणे मुस्लिम लोग राष्ट्रभक्त है और हमको उन पर गर्व है। देखिए, ये जो बार बार मुस्लिमों के ऊपर प्रश्न खड़ा करना ये देश के लिए ठीक नहीं है। इस देश में मुसलमान हमारे नागरिक है, हमारे भाई है। फिर प्रश्न खड़ा करना है तो जो डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर जो डिफेंस मिनिस्टर में बैठकर डायरेक्टर पद पर बैठकर आरएसएस का आदमी है, उसने पाकिस्तान को गोपनीय दस्तावेज दिया। आपको मालूम होगा डॉक्टर कुरुलकर अभी खड़ा है उसको, उसके बारे में बात कीजिए ना। ऐसे बहुत से लोग इस देश में हैं। गद्दारों को कोई जात धर्म नहीं होता, देश के गद्दारों को वो सभी जाति धर्म में होते हैं ये। लेकिन आपको नहीं लगता कि औरंगजेब को लेकर भी सियासत आपके राज्य में ज्यादा हो रहा है? इस देश में हमारे महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट रहा हमेशा। अब वो जो हमारी इमेज है प्रोग्रेसिव स्टेट की, ये 10-5 लोगों ने खत्म कर दी। भारतीय कुश्ती संघ का निलंबन खेल मंत्रालय ने हटा दिया है। इसके बाद ही WFI का पूरा नियंत्रण भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह को दे दिया गया है। करीब 26 महीने बाद एक बार फिर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को महासंघ का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। पूर्व सांसद बृजभूषण ने कहा है कि 26 महीने बाद फिर जीत मिली है। WFI के निलंबन हटने के बाद पूर्व सांसद ने कहा है कि आज जो खेल मंत्रालय का निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं। सिंह ने कहा है कि संजय सिंह ने 49 वोट में से 43 वोट पाकर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनकर दोबारा आए हैं। भारतीय कुश्ती संघ या और खेल संघ ये स्वायत्त संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। कुछ प्रकरण ऐसा हुआ कि सरकार ने हस्तक्षेप किया और बैन लगाया। दोबारा चुनाव हुआ, संजय सिंह उर्फ बबलू जो बनारस के रहने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव हुआ, चुनाव जीते, रात में फिर बैन लग गया। और कोर्ट में भी ये प्रकरण गया, सरकार के भी संज्ञान में ये प्रकरण गया। सरकार ने देश के कोचों से, खिलाड़ियों से, खेल के जानकारों से, खेल से जुड़े वकीलों से सबसे विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया और अपना प्रतिबंध वापस हटाया, क्योंकि इससे खेल का नुकसान हो रहा था। एक अनिश्चितता थी कुश्ती जगत में कि टीम जाएगी कि नहीं जाएगी, नेशनल होगा कि नहीं होगा। और इसी में 2 रैंकिंग के टूर्नामेंट हमारे छूट गए, क्योंकि टीम भेजने का अधिकार, सिलेक्शन करने का अधिकार, नेशनल कराने का अधिकार फेडरेशन के पास है। हरियाणा की सत्ता में वापसी की उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद से कांग्रेस का शहरी इलाके से भी पूरी तरह सफाया हो गया है। सूबे के विधानसभा चुनाव में करारी मात खाने के 5.5 महीने बाद निकाय चुनाव में भी कांग्रेस 0 पर सिमट गई है, जबकि बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने में सफल रही है। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त देकर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में कमल खिलाने में कामयाब रही, तो कांग्रेस की स्थिति नील बटे सन्नाटा रही। इस पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कांग्रेस नाम की चीज हरियाणा में है ही नहीं, बल्कि देश में भी खत्म हो रही है। अब हरियाणा ही नहीं, देश में खत्म हो गई है। और जहां पर चुनाव हो रहे हैं सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि राजनीति की दिशा और दशा को नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया है। पहले 50 वर्षों तक झूठ, फरेब और धोखों की राजनीति होती रही। अब जब से नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है, उन्होंने उससे हटकर विकास की राजनीति करना शुरू किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकारें भी कर रही हैं और स्थानीय स्तर पर भी किया जा रहा है।
इस कारण से लोगों ने विकास की नीति को पसंद किया है। लोग विकास चाहते हैं। 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, अब लोग उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। 50 साल जो अभावों की जिंदगी जी है लोगों ने, लोग उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और मोदी जी ने अब विकसित भारत बनाने का 2047 तक लक्ष्य रखा है। तो विकसित भारत तो तभी होगा ना अगर म्यूनिसिपैलिटी से लेके प्रदेश तक और प्रदेश से लेके राष्ट्र तक विकास होगा, तभी विकसित भारत बन सकता है। इसलिए लोगों ने बीजेपी के चुनावी वादे पर आम आदमी पार्टी आक्रामक है। आज दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन किया गया। आप नेताओं ने होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने के वादे पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने त्यौहार पर साल में 2 बार मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था। अब होली आ गई है, बीजेपी सरकार ने मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान नहीं किया। आपने 40 जगहों पर प्रदर्शन कर बीजेपी को चुनावी वादे की याद दिलाई है। तो आज आईटीओ पे आए और मोदी जी ने गारंटी दी थी दिल्ली वालों को, जेपी नड्डा जी ने गारंटी दी थी, भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी थी कि होली पे महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। आज छोटी होली है, होली आ गई लेकिन सिलेंडर नहीं आया। मेरी माताएं बहनें सिलेंडर का इंतजार कर रही हैं, दिल्ली वाले फ्री सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। आखिर मोदी जी की गारंटी जुमला निकली, 15 लाख की तरह जुमला निकली। पहले महिलाओं को झूठ बोला, उसके बाद सिलेंडर पे झूठ बोला। हम तो ये बताने आए हैं कि होली आ गई, आज भी वक्त है, आज भी महिलाओं को फ्री सिलेंडर दे दो। भारतीय जनता पार्टी एक जुमला पार्टी है, मोदी जी की गारंटी जुमला है और वो जुमला साबित हुई। दिल्ली वालों को ना सिलेंडर मिला, ना 2500 रुपए मिले और हम आज सिलेंडर की मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि मोदी जी आपने दिल्ली की महिलाओं से कहा था कि होली पे फ्री सिलेंडर मिलेगा। होली तो आ गई, हिंदुओं का पवित्र त्योहार आ गया, रंगों का त्योहार आ गया, लेकिन मोदी जी आपका फ्री सिलेंडर मेरी महिला माता बहनों के घर में नहीं आया। आज हम ये कहने के लिए यहाँ पर आईटीओ पे इकट्ठा हुए हैं। चलेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी साबित नहीं होती तो चलेगा। जब तक दिल्ली की महिलाओं को 2500 नहीं मिल जाते, जब तक फ्री सिलेंडर नहीं मिल जाते, ये संघर्ष जारी रहेगा। प्रदेश की योगी सरकार की महिला विधायक केतकी सिंह के एक बयान के चलते वो सुर्खियों में आ गई हैं और अब सहयोगी दलों ने उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। केतकी सिंह ने मांग की थी कि बलिया के मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जाए। इसी को लेकर अब केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार में सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने केतकी सिंह पर निशाना साधते हुए लिखा, मोहतरमा इलाज की जरूरत तो है। दरअसल यूपी के बजट में बलिया के लिए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, जिसे लेकर बलिया से भाजपा के विधायक केतकी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक मांग रखी। केतकी सिंह ने इस मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग से बिल्डिंग, अलग से विंग बना दिया जाए ताकि हिंदू सुरक्षित रह सके। अब उनके इस बयान को लेकर दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। न सिर्फ जयंत चौधरी बल्कि आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने भी भाजपा विधायक पर निशाना साधा है। रोहित ने जयंत चौधरी की ही पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि मोहतरमा अपनी विधानसभा में व्यवस्थाओं पर ध्यान दे, वरना जनता भी कई बार इलाज कर देती है। जयंत चौधरी पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मैदान में उतरी थी। उनकी पार्टी को मुसलमानों का भी बड़े स्तर पर समर्थन मिलता है। यही कारण है कि सहयोगी दल की विधायक को लेकर भी उन्होंने बयान जारी कर दिया है। जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा है कि पिछले 10 सालों में 4 बार ऐसा हुआ है कि जब होली और जुमा एक साथ पड़े हैं। साल 2022 में भी 18 मार्च को होली थी और वो भी जुमे का दिन था। तब न कोई विवाद हुआ और ना ही ऐसे मुद्दे उठे। ये चुनावी साल है, इसलिए कुछ लोग मीडिया के टीआरपी पाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको ताज्जुब होगा कि पिछले 10 वर्षों में 4 बार ऐसा हुआ है कि होली शुक्रवार के दिन पड़ी है, यानी जुमे के दिन पड़ी है। अभी 2022 में 18 मार्च को होली थी, शुक्रवार का दिन था। कहाँ कोई विवाद हुआ, कहाँ ऐसे मसले उठे? चुनावी साल है, कुछ लोग मीडिया की टीआरपी लेने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। याद रखना है कि हमारा देश भारत सेक्युलर और डेमोक्रेटिक देश है, जहाँ सभी जाति धर्म के लोगों को अपना काम करने की छूट है, प्रशासन की जवाबदेही है। इस तरह की घटनाएं नहीं घटेगी। लेकिन मस्जिदों को कवर करने यूपी में इस तरीके का फैसला खुद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दे रहे हैं। अरे हमने कहा ना, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। आप किसी मंदिर मस्जिद को कवर नहीं कर सकते हैं। भाई एहतियात बरतना सबका काम है। सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द बना रहे, ये सबकी जवाबदेही बनती है।
और खासकर सबसे बड़ी जवाबदेही स्थानीय प्रशासन की होती है, तो उसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए और हमें लगता है कि इस तरह के बयानों से सबको बचना चाहिए। कांग्रेस विधायक एवं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टेकाराम जोली ने कहा कि आईफा के नाम पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा जनता का पैसा खर्च किया गया। अगर आपने होल्डिंग देखी तो वहां सिर्फ आईफा का प्रमोशन था, राजस्थान का नहीं। क्या कोई बड़ा एक्टर वहां आया था? क्या जो एक्टर आए थे वो किसी पर्यटन स्थल पर गए थे? क्या इससे राजस्थान को फायदा होगा? एक सोची समझी साजिश के तहत जनता का पैसा खर्च किया गया है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो जनता को बताए कि आईफा पर कितना पैसा खर्च किया गया है। देखिए, आईफा के नाम पे जो राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता का खून पसीने का पैसा 100 करोड़ से अधिक की राशि जिस प्रकार से बहाई गई, जिसका कोई औचित्य नहीं था, आईफा के नाम पे कितने एक्टर यहां पे आए और ऐसा कहीं नहीं लगा कि हम राजस्थान का प्रमोशन कर रहे हैं। पूरे इनके होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सिर्फ आईफा 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 तो अपने आप में प्रचारित है। राजस्थान को क्या मिला? क्या कोई बड़े एक्टर आए? क्या वो जो आए हैं वो किन्हीं पर्यटन स्थलों पे घूमने गए? क्या उनसे कोई राजस्थान का फायदा मिलेगा? कुछ नहीं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो लोग पहली लाइन में बैठे हैं, 7-7 लाख रुपए के जो पासेज जिनको दिए हैं, वो जनता का पैसा था, उसको उड़ाया गया है। इसका राजस्थान को कोई फायदा नहीं हुआ। ये पैसा कहां खर्च हुआ है, किस पे खर्च हुआ है, ये भी मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आईफा के आयोजन में जो पैसा खर्च हुआ है उसकी पूरी जानकारी राजस्थान की जनता को दें, ताकि हमें पता तो चले कि हमारा पैसा किस सेक्टर को, किस संस्थान को, किसको प्रमोट करने के लिए दिया जा रहा है। ये राजस्थान के हित में है या फिर ये सरकार के जो लोग हैं ये नाच गाना देखने के लिए इस प्रकार का आयोजन करा रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के हरमाड़ा से आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां स्थित रबर के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग की लपटों को दूर से देखा जा सकता है। आग को देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। घटनास्थल पर पहुंचे एसएचओ ने बताया कि आग की सूचना मिलने पर मौके पर 40 दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और लोगों को समय रहते वहां से हटा दिया गया था। ये लगभग 4:40-4:50 के बीच में हमारे पास सूचना आई थी कि भाई ये 12 नंबर रोड पे कोई गोडाउन है, उसमें आग लगी हुई है। इस पर हम पहुंचे, जाप्ते से पहुंचे, फायर ब्रिगेड को कॉल किया तो यहाँ पे बेसिकली एक जो वो फैन बेल्ट होती है ना व्हीकल्स की, उस फैन बेल्ट का गोडाउन था। इसमें उस गोडाउन में किसी चीज़ से आग लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी, कैसे लगी अभी आगे पता लगेगा। उसके बाद में दमकल आनी स्टार्ट हुई, लगभग 40 दमकलों से जाके अब जाके उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया। कोई जनहानि नहीं, कोई जनहानि वगैरह नहीं हुई। एहतियात के तौर पे हमने ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया था और जो भी आसपास में जो रिहाइश के चीजें जो लोग बाग थे उनको सबको भी हमने वहां से एक बार मूव करवा दिया था। यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो चुके हैं और अब शांति वार्ता को लेकर नई हलचल शुरू हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में 30 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया, मगर इस बीच खबर यह है कि रूस कुछ शर्तों के साथ ही युद्ध विराम करने के लिए तैयार हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जब तक अमेरिका सीधे रूस से बात नहीं करेगा तब तक कोई फैसला नहीं होगा। रूस ने अमेरिका के सामने कुछ शर्तें रखी हैं जिनके आधार पर वो न केवल यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर सहमत हो सकता है बल्कि वॉशिंगटन के साथ अपने संबंधों को फिर से सामान्य कर सकता है। हालांकि ये शर्तें कितनी नई हैं, ये पुतिन का पुराना एजेंडा दोहराने की एक और कोशिश है। इस पर बहस तेज़ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक रूस की ये शर्तें लगभग वही हैं जो पहले भी यूक्रेन अमेरिका और नाटो के सामने रख चुका है। इसमें पहली शर्त यह है कि यूक्रेन को नाटो में सदस्यता ना मिले। दूसरी शर्त है कि यूक्रेन में किसी विदेशी सैनिक की तैनाती ना हो जिससे उसके खिलाफ कोई सैन्य संगठन तैयार ना हो सके। तीसरी, क्रीमिया और यूक्रेन के 4 अन्य प्रांतों पर रूस के कब्जे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाने की शर्त है। चौथी शर्त नाटो के विस्तार को रोके जाने की है क्योंकि रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है।
रूस और अमेरिका के बीच 2 स्तरों पर बातचीत चल रही है। पहली, यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश और दूसरी, अमेरिका संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की कवायद। लेकिन अमेरिका के भीतर ही इस मुद्दे पर एकमत राय नहीं है। ट्रंप प्रशासन के दूत स्टीव विटकॉफ का मानना है कि 2022 में इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता को फिर से जिंदा किया जा सकता है। वहीं ट्रंप के शीर्ष रूस और यूक्रेन मामलों के विशेषज्ञ जनरल कीथ केलॉग का कहना है कि एक बिल्कुल नई बातचीत की जरूरत है, क्योंकि पुरानी शर्तें अब प्रासंगिक नहीं रहीं। रूस की शर्तें केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे अमेरिका और यूरोप की रणनीति पर भी असर पड़ेगा। हिंदी समाचार में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।